आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से सारी जानकारी लेने वाले हैं और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो जनरली हमारे पास ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि अगर कोई नया व्यक्ति स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उसको एक डीमेट अकाउंट ओपन करने की और एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की, जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट से शेयर्स बाय और सेल कर सकता है। जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी बैंक में, सिक्योरिटी हाउस में या किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास जा सकते हैं। वहाँ जनरल केवाईसी डॉक्यूमेंट जिस तरीके से कोई भी अकाउंट ओपन होता है उसी तरीके से अकाउंट ओपन होते हैं। जनरली आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और इसी तरीके की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ही आपसे ली जाती है और आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। आजकल सेम डे डीमेट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटीज अवेलेबल है। पहले काफी टाइम लगता था डीमेट अकाउंट ओपन होने में, बट अब 10 से 15 मिनट में डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाता है। जब आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाए उसके बाद आपको अपने डीमेट अकाउंट में फंड क्रेडिट करना होते हैं। जिस भी सेविंग या करंट अकाउंट को आप अपने डीमेट अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं उसको लिंक करवा सकते हैं और उसी पाइपलाइन के थ्रू ही आपके सारे ट्रांजेक्शन होंगे, पे इन और पे आउट के सभी ट्रांजेक्शन। जब आप अपने डीमेट अकाउंट को एक्टिव करा चुके हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किस सेगमेंट में डीमेट अकाउंट एक्टिव करा रहे हैं। तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आप एनएसई मार्केट में अपने डीमेट अकाउंट्स को एक्टिव करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो बीएसई में भी डीमेट अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। इनके अंदर भी सेगमेंट बाइफर्केटेड है, इक्विटी कैश में और डेरिवेटिव में भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद करेंसी मार्केट का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, करेंसीज में भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। समझते हैं इन स्टॉक एक्सचेंजेस को। सबसे पहले मैंने बात करी एनएसई की। एनएसई स्टेब्लिश हुआ था 1992 में, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में सभी इन्वेस्टर्स को, एफआईएस को, डीआईएस को, सभी को इनवाइट करता है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और इंडियन स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड मार्केट में रिप्रेजेंट करने वाला ही एनएसई है। इसके अपार्ट अगर हम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था और तब से अभी तक इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जबकि एनएसई के अंदर अप्रोक्सीमेट 2500 के आसपास ही कंपनियां लिस्टेड है। इसलिए बीएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बट जो कंपनीज बीएसई में लिस्टेड है वो सभी एनएसई में लिस्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। बट हाँ, एनएसई के लिए क्राइटेरिया है, जितनी भी कंपनियां एनएसई में लिस्ट हो रही है उनको बीएसई में भी लिस्ट होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो मार्केट के सेगमेंट्स को समझना जरूरी है। किस तरीके से इक्विटी कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट या फिर कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग की जा सकती है। जनरली अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसके अंदर मेजरली 9 कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, जिनको 3 सेगमेंट में बाइफर्केट किया गया है। पहला होता है बुलियंस, जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर को बाइफर्केट करते हैं। दूसरा होता है बेस मेटल, जिसमें लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर आते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा सेगमेंट है उसको एनर्जी सेगमेंट कहा जाता है, जिसमें क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये 2 एनर्जी सेगमेंट्स के पार्ट होते हैं। ये सभी डेरिवेटिव के पार्ट हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डिसाइडेड होते हैं कि किस तरीके से किस कॉन्ट्रैक्ट में हमें इसको परचेस करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसको भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद अगर आप कमोडिटीज के ये जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके अलावा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में भी ट्रेड करना चाहते हैं, मीन्स एग्री मार्केट में, जहाँ पे गेहूं, चना, जीरा, बाजरा, धनिया, इसके अपार्ट भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये भी पूरा डेरिवेटिव का पार्ट होता है। मेनली डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने का सबसे मेजर बेनिफिट ये होता है कि हमें कम मार्जिन पे ज्यादा ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है, ज्यादा इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल जाती है। दूसरी चीज कि अगर हम कोई फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आप गोल्ड फिजिकल लेके आते हैं, तो उस पर आपको जब आप परचेज करके लाते हैं तो काफी सारे रिस्क होते हैं, जैसे प्योरिटी का रिस्क होता है, चोरी हो जाने का रिस्क होता है। तीसरा डिप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, मीन्स आपको इसमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। लास्ट जो आता है वो जो मेजर पॉइंट हम देखते हैं कि भाई कमोडिटीज में क्या होता है
वो हमें स्टोरेज का आता है। अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं, जैसे अगर आप गेहूं का स्टोरेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा वेयर हाउस होना चाहिए, या फिर आपको उसकी फिक्स स्टोरेज कॉस्ट भी देनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम कमोडिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर डीमेट अकाउंट के थ्रू परचेस करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे मेजर बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमें मार्जिन फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे हम कम मार्जिन के साथ में ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं, मीन्स हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। दूसरा, हमें स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं होता, हम हमारे डीमेट में ही हमारी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तीसरा, जब हमारे डीमेट अकाउंट में ही वो रखे हुए हैं तो हमें चोरी होने का कोई डर नहीं होता। तो ये ज्यादा सिक्योर माना जाता है फिजिकल ट्रेडिंग के कंपेरिजन में। जनरली काफी सारे लोग, पुराने लोग जो हैं वो फिजिकल ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपने देखा ही होगा, जब फसल आती है तो प्राइस कम होते हैं, उस समय स्टोर करके रख लिया जाता है। तो जब धीरे धीरे समय बढ़ता है तो उस समय जब तेज होते हैं प्राइस, उस समय सेल आउट किया जाता है जो भी स्टॉक आपने किया हुआ होगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं शेयर्स होते क्या है। शेयर्स कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है या कमोडिटीज नहीं है, तो इसको देखा, छुआ, महसूस किया नहीं जा सकता। बट ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफाइड पेपर है जो आपको सर्टिफाइड करते हैं कि आप पर्टिकुलर शेयर्स के कुछ क्वांटिटी के किसी कंपनी के हिस्सेदार हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है उसके। तो जब भी आप किसी शेयर मार्केट की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वो कंपनी किस तरीके की होती है, उस कंपनी को का वर्किंग मॉडल क्या है, वो प्रॉफिट अर्न करती है, लॉस अर्न करती है, ये सभी चीजें आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली स्टॉक मार्केट में लॉस करने वाले लोगों के दो मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला ये कि वो कभी ये नहीं देखते कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी करती क्या है, उसका वर्किंग मॉडल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है। दूसरी चीज, जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि हमें सस्ते से सस्ता शेयर मिल जाए आज, जो आगे चल के बड़ा बनेगा। बट वहां ये देखने की कोशिश नहीं करते कि वो सस्ता शेयर आगे चल के बड़ा बनने लायक है भी या नहीं है, और वो इतने सस्ते प्राइस पे मिल क्यों रहा है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तभी तो सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। आज की डेट में रूमर्स के कारण काफी सारे लोग जो है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, और ये पेनी स्टॉक्स एंड ऑफ द डे क्लाइंट्स को लॉस ही देके जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका डिटेल एनालिसिस पहले जरूर कर लो। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या मेजर फैक्टर्स जरूरी है, कितने पैसे से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशो के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, मीन्स हम जितना भी कैपिटल लगा रहे हैं उसमें लॉस होने के कितने चांसेस हैं और अर्निंग्स के कितने चांसेस है, कितना हम उसमें गेन कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, उसके क्या चांसेस है। इसको कहा जाता है रिस्क और रिवॉर्ड रेशो। तो जनरली इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न का मार्केट होता है। इसमें हाई रिस्क इसलिए क्योंकि आप जितना भी कैपिटल लेके आ रहे हो वो पूरे लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, और हाई रिटर्न मीन्स आप जो कैपिटल लेके आ रहे हो वो कितना बढ़ सकता है, कितने टाइम बढ़ सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपका कैपिटल बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से बढ़ सकता है। इसके लिए लोग स्टॉक मार्केट को ज्यादा प्रेफर करते हैं कैपिटल गेन्स के लिए। बट कितना गेन किया जा सकता है, देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डबल हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट इतना नहीं कर सकता, मार्केट में पोटेंशियल है, वो पैसा इतना बढ़ा सकता है। बट एक एवरेज केस की अगर हम बात करें तो जनरली 100 में से 99 टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट के एवरेज रिटर्न्स नियर बाय 20% के आसपास ही पहुंचते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर की हिस्ट्री देख लीजिए, उसने एनुअलिस्टिक कितने गेन्स किए, तो आपको पता चलेगा कि उनके एनुअलिस्टिक गेन जो है वो 18 से 20% के आसपास ही रहे। बट जनरली एक नॉर्मल पर्सन जब स्टॉक मार्केट के अंदर आता है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में पैसा लगाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज्यादा होती है। वो एक ही दिन में, 2 ही दिन में अपने पैसे को डबल या ट्रिपल करना चाहता है, और जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, हजारों में से किसी एक का ऐसा कुछ हो गया तो वो अलग बात है। बट हाँ, वो अगर उसने कमाया भी है तो वो उसको कब तक कंटिन्यू रख पाएगा उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। क्योंकि अगर वो बाय लक उसको अगर गेन हुआ है तो उसमें कोई कुछ चांसेस नहीं होते कि भाई ये आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी उसमें नहीं आती। कंसिस्टेंसी से साथ जो भी गेन कर रहे हैं उनके रिटर्न्स जनरली 20% के आसपास ही निकल कर आते हैं।
अगर हम 20% से ज्यादा गेन निकाल पा रहे हैं मार्केट से, हमारी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 20% तक का गेन भी मार्केट से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें आपके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी भी पीएमएस कंपनी के थ्रू आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरली पीएमएस करने के लिए टिकट साइज होता है 50 लाख रुपीज का, जो बैंक्स और सेबी की साइड से डिसाइडेड है कि 50 लाख रुपीज मिनिमम टिकट साइज है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीएमएस में। देखिए 50 लाख रुपीज का जनरल इन्वेस्टमेंट क्यों रखा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, अब आप साल भर उससे अर्न करना चाह रहे हैं, और अगर आप 20 से 25% का गेन भी कर रहे हैं, तो आप देखिए आप 20 से 25% गेन के बाद 2 से 2.5 लाख रुपए ही अर्न कर पाएंगे। जब आप 2 से 2.5 लाख रुपए ही अर्न कर पाएंगे, तो अपना पूरा टाइम उसमें झोंक देना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। आज की डेट में अगर आप जनरली किसी इतना अगर आपका शार्प माइंड है, तो आप जनरली कहीं भी जॉब भी करेंगे तो आराम से 4 से 5 लाख रुपए साल का आप अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपने कैपिटल को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 से 15% के रिटर्न वहां भी मिल जाते हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास रिटर्न वहां से भी गेन कर सकते हैं। तो आप अपने जो एनुअलिस्टिक रिटर्न है, एनुअलिस्टिक गेन है, उनको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ही मार्केट में पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपका कैपिटल, आपकी पूंजी ज्यादा होना चाहिए, प्लस आप रिस्क कैपिटाइट के मामले में बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होना चाहिए। अगर आप रिस्क कैपिटाइट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके मार्केट के गेन्स आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगे और एंड ऑफ द डे आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आपका कैपिटल देखें कितना कैपिटल है। अगर आप मोर देन 10 लाख रुपीज 15, 20, 25 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फुल टाइम मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं। बट हाँ, इसमें बहुत ज्यादा हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कभी ना रखें। तीसरी चीज होती है कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखें आप पहले मार्केट के बारे में नॉलेज लेने का प्रैक्टिस करें। किस तरीके से उसकी स्टडी होती है, किस तरीके से उसकी पढ़ाई होती है, क्या क्या उसके बारे में लर्निंग्स हो सकती हैं, वो सारी लर्निंग्स लें। उसके बाद खुद स्टॉक सिलेक्शन करें और फिर उसमें पैसा डालें। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ज्यादा नॉलेज लेने के लिए समय भी नहीं है, आपका कुछ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी है और इसको आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह ट्रीट करते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं, उनमें से जिन कंपनीज पे आपको ज्यादा भरोसा है और उनके प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं कि जो मार्केट को अच्छी तरीके से एक्वायर किए हुए हैं और आगे भी सर्वाइव करेंगे, उन स्टॉक्स में आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बाइफर्केट जरूर करके रखें, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में। जैसे काफी सारे सेगमेंट्स अवेलेबल है, जैसे ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है, बैंकिंग है, इसके अपार्ट और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो सेक्टर्स आपको लगता है टॉप परफॉर्मिंग हो सकते हैं आगे चल के, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने स्टॉक्स को बाइफर्केट करें उन इंडस्ट्रीज के अंदर, उससे आपको अच्छा गेन मिल सकता है।